अब हम डिस्कस करेंगे एनर्जीज ऑफ ऑर्बिट्स ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स। मेरा मतलब है कि देयर आर डिफरेंट ऑर्बिट्स इन एवरी एटम। तो हाइड्रोजन एटम जो है इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और ये बाकियों से इसलिए डिफरेंट है कि बाकी एटम्स में एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मोर देन वन इलेक्ट्रॉन। अब इससे क्या फर्क पड़ता है कि इसमें हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है और दूसरी कैटेगरी में जो हम मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स कह रहे हैं उनमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। अब सब में इलेक्ट्रॉन तो बराबर नहीं हो सकते, डिफरेंट होंगे। फर्क यहां पड़ता है कि हाइड्रोजन में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन में दो ही स्पीशीज हैं, एक पॉजिटिव, वो क्या है, न्यूक्लियस, और उसके इर्द गिर्द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन। मतलब हाइड्रोजन में दो ही चीजें हैं, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। तो दोनों में एक ही तरह की फोर्स पॉसिबल है, दैट इज अट्रैक्टिव, दैट इज अट्रैक्टिव फोर्स। लेकिन जो मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स हैं उनमें सिचुएशन इतनी सिंपल नहीं है। वहां क्या है, अगर ये न्यूक्लियस है और मान लीजिए जैसे हीलियम है, हीलियम हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो न्यूक्लियस तो एक ही है, पॉजिटिव बॉडी कलेक्टिवली एक ही है और वो क्या है, न्यूक्लियस। लेकिन नेगेटिव बॉडीज दो अलग अलग हैं, एक ये इलेक्ट्रॉन, एक ये इलेक्ट्रॉन। मैं मानती हूं कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन 2 हैं, लेकिन वो कलेक्टिवली 2 पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव कर रहे हैं। अब प्रॉब्लम यहां स्टार्ट हुई कि इस इलेक्ट्रॉन की इसके साथ अट्रैक्टिव फोर्स होगी न्यूक्लियस के साथ, ओके, इस इलेक्ट्रॉन को भी न्यूक्लियस अट्रैक्ट करेगा, वो तो ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को रिपेल तो करेगा क्योंकि इनके ऊपर सिमिलर चार्जेस हैं। तो मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स जो हैं वहां पे अट्रैक्टिव फोर्सेस के सिवाय एक और तरह की फोर्सेस यानी कि रिपल्सिव फोर्सेस वो भी एक्ट कर रही हैं। रिपल्सिव फोर्सेस बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। सो इन दोनों के बीच की जो डायनेमिक्स है वो फिर जो ऑर्बिटल्स के एनर्जी है उसको थोड़ा चेंज कर देती है हाइड्रोजन की अपेक्षा। कैसे करती है वो बाद में बात करते हैं। अब बात यह है कि अगर एटम में अट्रैक्टिव फोर्सेस भी हैं और रिपल्सिव फोर्सेस भी हैं, तो रिपल्शन तो किसी भी चीज को स्पॉइल कर देती है। तो फिर एटम स्टेबल क्यों रहता है? एटम इसलिए स्टेबल होता है कि अल्टीमेटली अट्रैक्टिव फोर्सेस आर डोमिनेंट ओवर रिपल्सिव फोर्सेस। न्यूक्लियस का जो इलेक्ट्रॉन के साथ अट्रैक्शन है दैट इज मच स्ट्रॉन्गर देन द रिपल्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स, और इसलिए इन टोटल अट्रैक्टिव फोर्सेस जो हैं वो डोमिनेट कर जाती हैं रिपल्सिव फोर्सेस के ऊपर। देयरफॉर एटम रिमेन्स स्टेबल। अब हाइड्रोजन के लिए तो बड़ा सिंपल सी इक्वेशन है कि सबसे कम एनर्जी 1s ऑर्बिटल की होती है। फर्स्ट प्रिंसिपल शेल में एक ही ऑर्बिटल है, दैट इज 1s, और उससे ज्यादा एनर्जी होती है 2s और 2p, दोनों बराबर हैं। सो सबसे कम 1s, उससे ज्यादा 2s और 2p, दोनों बराबर। फिर उससे ज्यादा 3s इज इक्वल टू 3p इज इक्वल टू 3d, और इसी तरह ये सारा सिलसिला चलेगा। कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट प्रिंसिपल शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसके सिवाय बाकी सारे प्रिंसिपल शेल के जितने सब शेल्स और ऑर्बिटल्स हैं दे सेम प्रिंसिपल शेल अगर है, जैसे ये प्रिंसिपल शेल सेम है, तो ये डीजेनरेट होंगे। 3s 3p 3d सबकी एनर्जी बराबर होगी। एक ऑर्बिटल 3s का, 3 3p के, 5 3d के, सब बराबर एनर्जी वाले होंगे। और वही डीजेनरेसी यहां भी है, यही फोर्थ प्रिंसिपल शेल में चलेगी। कहने का मतलब हाइड्रोजन में अगर प्रिंसिपल शेल सेम है, जैसे यहां 3 3 3, तो सब उस
एक प्रिंसिपल शेल में पाए जाने वाले सभी सब शेल्स और ऑर्बिटल्स की एनर्जी बराबर होगी। बट जो मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स हैं, और दूसरी बात एक और बता दूं हाइड्रोजन के बारे में कि सेम प्रिंसिपल शेल में एनर्जी बराबर रहेगी, लेकिन जैसे ही प्रिंसिपल शेल बढ़ा, जैसे ये 1s था, 1s की एनर्जी लो थी, 2s और 2p सेकंड प्रिंसिपल शेल वालों की हाई होगी, थर्ड वालों की और हाई होगी। मींस एनर्जी को गवर्न करने वाला केवल कौन है? n है। n की वैल्यू हाई होगी तो एनर्जी हाई होगी। हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो सबसे लोएस्ट एनर्जी वाले 1s ऑर्बिटल में बैठा रहता है, उसमें सेटल रहता है। तो इसमें इसकी एनर्जी सबसे कम है, और जितनी कम एनर्जी होती है कोई भी सिस्टम उसमें सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। तो हाइड्रोजन की जो या किसी की भी जो ग्राउंड स्टेट है, दैट इज द मोस्ट स्टेबल स्टेट फॉर इट। बट अब बात करते हैं मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स के लिए। मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स के लिए एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट या एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट इज डिसाइडेड बाय टू फैक्टर्स, वन इज n एंड अदर इज l, दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू से एनर्जी जो है वो डिसाइड होगी एक मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम में। और इस रूल के दो पार्ट्स हैं। द ऑर्बिटल विद हायर वैल्यू ऑफ हायर, द वैल्यू ऑफ n plus l, higher will be the energy. If we have to compare, for example, if we have to compare 2s and 2p, for 2s the value of n is 2 and value of l is 0. s जब भी सबशेल टाइप होगा तो l की वैल्यू 0 होगी। 2 plus 0 that is 2. अब 2p के लिए देखिए, n की वैल्यू 2 और p के कारण l की वैल्यू 1 है और टोटल आ रहा है 3. So 3 is greater than 2. इसलिए we can say that energy of 2p will be greater than that of 2s. But sometimes second part of the rule is if n plus l is same for two orbitals, then orbitals nahi, subshells. If n plus l is same for two subshells, then the subshell with higher value of then the subshell with higher value of n will have higher energy. Let us take an example. We take example of 3d and 4p. For 3d, n plus l is 3 plus 2, that is 5. And 4p, it is 4 plus 1, that again it is 5. Both are having same value of n plus l, but 4p has higher value of n. Therefore, energy of 4p will always be greater than 3d. So like this, when we decide according to these two rules, then we get a trend, that is, and it is quite important to remember, 1s has less energy than 2s, 2s has lesser than 2p, 3s, then comes 3p, and not surprisingly, but there is not after 3p, it is not 3d, it is 4s, then 3d, and 4p, then comes 5s, 4d,
5d, then 5p, then 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d, and so on it goes on. So जब भी हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करनी हो एटम्स की, तब हमें ये ऑर्डर, ये ट्रेंड ऑफ एनर्जी जो है ये याद रखना पड़ेगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू रूल्स फिर ये ट्रेंड अगर हमें पता होगा तभी हम फिलिंग कर पाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बता पाएंगे एटम्स की. सो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को गवर्न करने वाले 3 मेन रूल्स हैं. फर्स्ट इज ऑफ-बॉ प्रिंसिपल. ऑफ-बॉ प्रिंसिपल बहुत सिंपल है, एंड इट सेज इन ग्राउंड स्टेट of atom, the orbitals are filled in order of increasing energy. इसका मतलब सिर्फ ये है कि जब एटम अपनी ग्राउंड स्टेट में है, नॉर्मल एक्साइटेड स्टेट में नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इस तरह से भरे जाएंगे कि इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी. मतलब सबसे पहले सबसे कम एनर्जी वाले ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जाएंगे, फिर अगर इसकी कैपेसिटी फुल है और इलेक्ट्रॉन बच गए तो नेक्स्ट में जिसकी हायर एनर्जी है, और फिर भी इलेक्ट्रॉन्स बच जाते हैं तो उससे हायर एनर्जी वाले, उससे हायर एनर्जी वाले, उससे हायर एनर्जी वाले. सो इट इज जस्ट लाइक कंटेनर. अगर किसी कंटेनर को आपने मार्क कर रखा है और उसमें आप वाटर भरते हैं, तो सबसे पहले वाटर सबसे लोएस्ट मार्क तक जाता है, फिर उससे हायर मार्क तक, फिर उससे हायर, फिर उससे हायर. तो ऑफ-बॉ प्रिंसिपल is just like filling water in a container which has been marked from bottom to top. तो सबसे पहले पानी भी बॉटम में ही जाता है, और जब एटम में भी इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होगी तो सबसे बॉटम एनर्जी वाले के पास, ऑर्बिटल के पास इलेक्ट्रॉन जाएंगे, फिर हायर, फिर हायर, फिर हायर, फिर हायर. दिस इज ऑफ-बॉ प्रिंसिपल. और ये डेवलप जो हुआ था ये N+L रूल्स के बेस पे, जो हम डिस्कस कर चुके हैं, N+L रूल्स, उनके बेस पे ही डेवलप हुआ था ऑफ-बॉ प्रिंसिपल. नेक्स्ट रूल इज पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. पॉली ने ये रूल दिया, उसने कहा कि एन ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम ऑफ 2 electrons with opposite spin. This is very simple rule. इसकी एक और फॉर्म भी है, और वो दूसरी फॉर्म जो इनडायरेक्ट फॉर्म है इस रूल की, वो है नो 2 electrons of same atom can have same value of all the 4 quantum numbers. इसका एक एग्जाम्पल अगर हम लें, जैसे दिस इज 2s. सो 2s ऑर्बिटल में लेट अस फिलहाल हम इमेजिन कर लेते हैं कि देयर आर 3 इलेक्ट्रॉन्स इन 2s ऑर्बिटल. इफ 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इलेक्ट्रॉन. फर्स्ट, सेकंड के लिए n की वैल्यू 2, क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो 2 ही चल रहा है. सेकंड के लिए भी n की वैल्यू 2, थर्ड के लिए भी 2 ही आएगी. l की वैल्यू 0, 0, 0,
s टाइप सबशेल है तो l की वैल्यू 0 ही आनी है। m की वैल्यू, अगर l की वैल्यू 0 है, 0 0। फिर बचा s कैन बी आइदर प्लस हाफ और माइनस हाफ, और थर्ड जो इलेक्ट्रॉन है उसके लिए इट कैन बी आइदर माइनस हाफ। अगर माइनस हाफ होता है तो ये और ये सेट 2 2 0 0 0 0 माइनस हाफ ये सेम हो गए, तो माइनस हाफ तो नहीं हो सकता। ये पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की वायलेशन है कि उसने बोला है कि नो टू इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेम एटम कैन हैव सेम वैल्यू ऑफ ऑल द 4 क्वांटम नंबर्स। n सेम हो सकता है, l सेम हो सकता है, m सेम हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि चारों के चारों क्वांटम नंबर्स सेम हो। अगर ये तीनों सेम भी हैं तो चौथा डिफरेंट होना चाहिए। तो माइनस हाफ तो पॉसिबल नहीं है। अगर माइनस हाफ होता है तो वो इसके साथ मैच कर गए चारों के चारों क्वांटम नंबर्स। चलिए हम प्लस हाफ ट्राई करते हैं। अगर प्लस हाफ स्पिन होती है तीसरे इलेक्ट्रॉन की, तो ये वाला सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स 2 0 0 प्लस हाफ, वो 2 0 0 प्लस हाफ इससे मैच कर गया, यानी कि ये चारों क्वांटम नंबर और ये चारों क्वांटम नंबर सेम हो गए, इसलिए प्लस हाफ भी पॉसिबल नहीं है। तो सीधी बात ये हुई कि 2s ऑर्बिटल में, 2s के एक इस ऑर्बिटल में आप मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हैं, और वो भी कब, जब एक की स्पिन प्लस हाफ हो और दूसरे की माइनस हाफ। जिस तरह 2s के एक सिंगल ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, वो इसी से हमने इसकी पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की एक स्टेटमेंट इससे पहले की कि an orbital can have maximum of 2 electrons, that too with opposite spins। वो यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया कि अगर एक ऑर्बिटल में आप 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रखेंगे तो वो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का वायलेशन है, दैट इज नॉट पॉसिबल। उस केस में चारों क्वांटम नंबर सेम एटम के इलेक्ट्रॉन के लिए सेम हो जाएंगे, एंड दिस इज नॉट पॉसिबल अकॉर्डिंग टू पॉली। सो अब ये याद रखें कि एक ऑर्बिटल में हमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स फिलअप करने हैं, चाहे वो 2s का ऑर्बिटल है, 2p का है, 3d का है, किसी का भी है। नेक्स्ट रूल इज Hund's रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। It is Hund's rule of maximum multiplicity। Hund's rule of maximum multiplicity कहता है कि electron pairing in degenerate orbitals of same subshell, जैसे p में, d में, f में, यहाँ 3 5 और 7 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयरिंग इन डीजेनरेट ऑर्बिटल्स ऑफ सेम सबशेल will not take place until every orbital is singly filled। इस बात का क्या मतलब है कि जैसे मान लीजिए आप इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कर रहे हैं और 2p ऑर्बिटल में आपने 4 इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। सो 2p सबशेल में आपको मालूम है 3 ऑर्बिटल्स हैं, px, py, pz। तो हम ऐसे कर सकते हैं, 2 पॉसिबिलिटीज हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स px को दिए और 2 py को दिए, दिस। और दूसरी ऑप्शन है 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स तीनों में दिए, फिर भी एक बच गया तो px में एक डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। दिस इज नॉट, ये जो पहले वाला था
दिस वॉज नॉट अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हुंड्स ने हमें क्या बताया कि जब एक ही सबशेल के ऑर्बिटल्स हैं जिनकी एनर्जी बराबर है, उनमें इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है, तो पहले आप हर ऑर्बिटल में सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन दे दीजिए। सिंगल के बाद भी इलेक्ट्रॉन बचते हैं तो आप पेयरिंग कीजिए, यानी कि पहले 3 इलेक्ट्रॉन से वो डिस्ट्रीब्यूट करें, अगर फिर भी बचता है तो पेयरिंग का स्कोप बचता है। यहां हमने क्या किया, पहले इसकी पेयरिंग करवा ली, 2 यहां लगा दिए, फिर बच गए तो 2 यहां लगा दिए। इट इज टोटली अगेंस्ट द rule of Hund's rule of maximum multiplicity. So now we come to very important topic, that is electronic configuration of atoms. Electronic configuration क्या होता है? It is the distribution of electrons in different shells, subshells and orbitals of an atom. So इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम हाइड्रोजन से स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोजन हैज 1 इलेक्ट्रॉन, इसका एटॉमिक नंबर ऐसे लिखेंगे। तो इसको लिखने का हमें वो पैटर्न ऑफ एनर्जी याद है। सबसे लो एनर्जी वाला और सब ये ऑर्बिटल आएगा 1s, और कितने इलेक्ट्रॉन हैं 1, तो उसको हम यहां पे शो कर देंगे। फर्स्ट प्रिंसिपल शेल में एस सब शेल का एक ऑर्बिटल है, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। इसको ऐसे शो करना हो तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। देन हीलियम। अब हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फर्स्ट 1s की कैपेसिटी मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स की है, तो हम हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन लिख देंगे 1s2। जब भी हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है किसी भी एटम की, हमें ये वाला ऑर्डर ऑफ एनर्जी जो है ये फॉलो करना है। इसको इनिशियली तो आप थोड़ा देख लें, लेकिन बाद में आपको ये याद करना पड़ेगा। ये ऑर्डर जो हमने ऑफ बॉ प्रिंसिपल से पहले कर लिया है, और ऑफ बॉ प्रिंसिपल के अनुसार हमें मालूम है कि सबसे पहले हमें 1s को फिल करना है, फिर 2s फिल हो गया तो इलेक्ट्रॉन बच गए तो 2p, इस तरह से चलेंगे। सो अब हम बात करेंगे लिथियम की। लिथियम हैज 3 इलेक्ट्रॉन्स। 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो हमें मालूम है सबसे पहले तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। अब भी 1 इलेक्ट्रॉन बच गया है तो 1s से ज्यादा एनर्जी होती है 2s की, तो 2s में 1 इलेक्ट्रॉन चला गया। यहाँ मुद्दे की बात यह है कि हमें मालूम है कि लिथियम के लिए रेफरेंस नोबल गैस बन सकती है एक तरह से। ये कॉन्फ़िगरेशन जो है हीलियम और लिथियम की सेम है। हीलियम जो है रेफरेंस हम किसको लेते हैं, नोबल गैसेस को लेते हैं। तो लिथियम की कॉन्फ़िगरेशन को, कोर कॉन्फ़िगरेशन को हम 1s2 लिखने की बजाय हीलियम लिख सकते हैं इस तरह से। 1s2 के बजाय हीलियम लिख दिया, और ऐसे ब्रैकेट में लिखने का मतलब है कि ऐसे 1s2 हो गया ये। हीलियम के सिवाय लिथियम में कितना बचा, 2s1। अब ये जो इस तरह स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है, मतलब यहां तक की कॉन्फ़िगरेशन लिथियम की हीलियम जैसी है, तो ये इसकी कोर कॉन्फ़िगरेशन है, या कोर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोल रहे हैं। और ये जो है, जो हाईएस्ट प्रिंसिपल जो इसका 2s चला है इस वक्त, इसको बोलते हैं वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन। अब लिथियम के बाद हम बात करेंगे बेरिलियम। बेरिलियम 4, अगेन 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, हमारे पास 2 बच गए, तो हमारे पास अब 2s है, 2s में भी 2। ये तो डिटेल्ड है, अगर दूसरी फॉर्म में लिखना होता तो हम इसको लिखते हीलियम। हीलियम मीन्स 1s2 एंड 2s2। तो बेरिलियम की वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई, 2s2, और कोर कॉन्फ़िगरेशन आ गई 1s2। देन वी कम टू बोरोन। बोरोन इज 5. 5 means 1s2, 2s2,
ये 4 हो गए। 2s से हायर एनर्जी फिर आती है 2p की। 2p हम p को फिलहाल ऐसे px, py, pz जब तक हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तब तक ऐसे लिखेंगे, फिर हम कलेक्टिवली इसको इकट्ठा स्क्वीज करके कॉन्ट्रैक्ट करके भी लिख सकते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन बचा है, हमें वो किस में भेजना है, p ऑर्बिटल के भी किस p सबशेल के किस ऑर्बिटल में जाएगा, px में जाएगा। और इसको इस तरह से लिखने का क्या तरीका है, हीलियम स्टैंड्स फॉर 1s2, कोर कॉन्फ़िगरेशन ये होगी। उसके सिवाय क्या बचा, 2s2 2p1। अब ये जो है, ये जो बच गई, ये वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन कहलाएगी। इसकी आगे वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन का बहुत रोल रहेगा सारी केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिसाइड करने के लिए। सो हमें मालूम होना चाहिए कि कोर कॉन्फ़िगरेशन तो नोबल गैस के जैसे आ गई, उसके सिवाय जो बची, जो इसका उसके सिवाय, रादर दिस इज नॉट द ट्रू डेफिनेशन, वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन जो है वो हाईएस्ट प्रिंसिपल शेल इसका 2 चल रहा है। और 2 में एस सब शेल में भी कुछ इलेक्ट्रॉन गए हैं, पी में भी गए हैं। तो ये जो हाईएस्ट प्रिंसिपल शेल वाले सब शेल्स की डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है, उसको हम कहते हैं वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन। अब हम करेंगे कार्बन की। कार्बन हैज 6 इलेक्ट्रॉन्स। सो if carbon has 6 electrons, then we will do 1s2 2s2 2p। इसको डिटेल में बता देती हूँ, x y and z। तो 2 बचे, इसको हम वैसे कलेक्टिवली 2p2 लिखेंगे, लेकिन फिलहाल हम डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। या फिर इसको कैसे लिखेंगे, हीलियम देन 2s2 2p2। दिस इज वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन कार्बन की, ये होगी 2s2 और 2p2। देन वी कम टू नाइट्रोजन, दैट इज 7। तो नाइट्रोजन में क्या करेंगे, 1s2 2s2 4 हो गए, 3 बचे हमारे पास, 2px py pz 1 1। सो इट इज 2p। तो इसको कैसे लिखेंगे, अगेन कोर कॉन्फ़िगरेशन हीलियम की हो गई, हीलियम मीन्स 1s2 आपने इसमें इंक्लूड कर दिया। और वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन क्या बची, 2s2 2p3। Then we come to oxygen, 8 एटॉमिक नंबर है। इसको कैसे लिखेंगे, 1s2 2s2 4 हो गए। अब 2p में कितने फिक्स करने हैं हमें, 4, px py pz। अब देखें 4 में से 1 2 3 ऐसे चले जाएंगे, फिर एक और बचेगा, तो यहां कितने हो जाएंगे, 2 1 1। ये हुन्स रूल, यहाँ पे भी नाइट्रोजन में भी हमने हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, कार्बन में भी वही फॉलो किया है, नाइट्रोजन में भी, और यहाँ भी यही फॉलो कर रहे हैं। पहले हमने एक एक इलेक्ट्रॉन दिया था, फिर एक बच गया, तो यहाँ पे पेयरिंग हुई है। और अब इसको लिख देंगे हीलियम, या इस तरह से मतलब लिख सकते हैं। और क्या बच गया, 2s2 2p4। देन वी कम टू फ्लोरीन विच इज 9। तो इसको करेंगे 1s2 2s2 2p x py pz। अगेन 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं और हमारे पास 5 बचे हैं, तो 1 2 3 एंड 4 5। कहने का मतलब यहां हम कर देंगे 2, यहां भी 2, और यहां आएगा 1 अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हीलियम, और बाहर क्या बच गया, 2s2 2p5। अब नेक्स्ट आ गया नियॉन 10, 1s2 2s2 2p x2 py2 pz2। या इसको हम क्या लिख सकते थे, 2p6।
या ऐसे तो डिटेल है या फिर ऐसे लिख सकते हैं। अब इसमें जो है ये खुद ही एक नोबल गैस है, तो ये 10 एटॉमिक नंबर से आगे वालों के लिए ये रेफरेंस बन जाएगी। जैसे हीलियम कहां से कहां तक रेफरेंस रही, हीलियम जो थी वो 2 के बाद जब नेक्स्ट नोबल गैस आई 10 पे, तो हीलियम 2 से स्टार्ट हुई एज रेफरेंस और 9 तक चलेगी। 10 पे फिर हमारे पास एक और नोबल गैस आ गई। अब ये इससे आगे वालों के लिए रेफरेंस या कोर कॉन्फ़िगरेशन का काम करेगी, जिसका एग्जांपल हम करेंगे सोडियम 11। सोडियम 11 मीन्स 1s2 2s2 2p6, ये 10 हो गए, और एक और बचा तो 3s1 ऐसे लिखते हैं अदरवाइज तो इसको हम। लेकिन यहां तक की कॉन्फ़िगरेशन एग्जैक्टली 1s2 2s2 2p6 ये किसकी कॉन्फ़िगरेशन है, नियॉन की। सो नियॉन इज रेफरेंस हियर, तो हम ऐसे लिख सकते हैं नियॉन मीन्स आपने 10 इलेक्ट्रॉन्स की कॉन्फ़िगरेशन एक बार में लिख दी। अब 11th इलेक्ट्रॉन जो है वो 3s1 इज वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम, बाकी ये क्या है, कोर कॉन्फ़िगरेशन है। सो इस तरह से हम सारे एलिमेंट्स की जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। अगर इसी पैटर्न पे चलते चलें और हम पहुंचे क्रोमियम 24 के पास, तो क्रोमियम 24 जो है उससे पहले नोबल गैस आती है आर्गन। लेकिन आर्गन को छोड़िए, पहले डिटेल्ड कॉन्फ़िगरेशन इसकी करते हैं। तो वी एक्सपेक्ट कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, और अब देखिए 10 इलेक्ट्रॉन्स यहां तक हो गए, 10 यहां तक, तो हो गए 20। अब बचे हमारे पास 4, तो 4s के बाद एनर्जी लेवल के हिसाब से बारी आती है 3d4 की। क्रोमियम की हम ये कॉन्फ़िगरेशन एक्सपेक्ट करते हैं, जिसमें कि यहां तक 18 इलेक्ट्रॉन्स तक, यानी कि यहां तक इट इज कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आर्गन, और फिर बाहर 4s2 3d4 हम ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि ऐसी कॉन्फ़िगरेशन होगी। लेकिन क्रोमियम की एक्चुअली कॉन्फ़िगरेशन आती है आर्गन 4s1 3d5। दिस इज एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन, थोड़ी हमारी उम्मीद से डिफरेंट है ना। क्वेश्चन इज व्हाई, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए हुआ कि क्रोमियम में था आर्गन, यहां तक तो नोबल गैस की जैसी कॉन्फ़िगरेशन थी। फिर हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे 4s2 3d4 ऐसी कॉन्फ़िगरेशन एक्सपेक्ट कर रहे थे। लेकिन इसमें क्या दिक्कत थी कि d ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, जबकि d ऑर्बिटल में अगर 5 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं तो वो, या d में मैक्सिमम 10 होते हैं, तो 10 वाली कॉन्फ़िगरेशन तो होती है फुल्ली फिल्ड, और 5 वाली जो होती है वो एग्जैक्टली हाफ फिल्ड हुई। तो ये जो फुल्ली फिल्ड या हाफ फिल्ड configurations, fully filled and half filled configurations are more stable than partially filled, यानी कि D5 is more stable than D4। D4 की अपेक्षा अगर ये D5 हो जाता है तो ये ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों स्टेबल होगा और D5 कैसे हो सकता है? ऐसे हो सकता है 4s में 2 इलेक्ट्रॉन्स की बजाय एक इलेक्ट्रॉन रखें और एक इलेक्ट्रॉन 3d में भेज दें। हालांकि 3d की एनर्जी इससे ज्यादा है, बट बहुत ज्यादा गैप नहीं है, ज्यादा लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इसलिए एक इलेक्ट्रॉन यहां से उठ के यहां अगर चला जाता है, देन द सिनेरियो विल बी दिस। अगर ऐसा होता है
तो इससे क्या होगा, 4s फुली फिल्ड था तो हाफ फिल्ड रह गया, उसको कोई खास फर्क नहीं हो रहा है, फुली फिल्ड भी स्टेबल होता है। 3D को बहुत फायदा हो गया। 3D को क्या फायदा हुआ, इसमें इट वाज अनसिमेट्रिकल। पहले ये कैसा था, अनसिमेट्रिकल, 5 में से 4 ऑर्बिटल्स जो थे वो हाफ फिल्ड थे। अब क्या है, पांचों के पांचों हाफ फिल्ड हैं। दिस इज सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन है, इसलिए बेहद स्टेबल है। सो 4s में एक इलेक्ट्रॉन रह जाए और एक इलेक्ट्रॉन 3D में चला जाए तो उससे एक फायदा क्या हो रहा है, सिमेट्री का फायदा हो रहा है। तो सिमेट्री और एग्जैक्टली हाफ फिल्ड होने से इसको स्टेबिलिटी मिल रही है। दूसरा क्या है, अगर हम 3D4 रखते तब ऐसी स्थिति होती तो क्या होता है कि सेम एनर्जी वाले जो ऑर्बिटल्स हैं उनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं, और एक्सचेंज करने से जितनी ज्यादा एक्सचेंज होगी उनमें उतनी ही एनर्जी लोअर डाउन होती है, और जितनी किसी सिस्टम की एनर्जी लोअर डाउन होती है उतनी ही उसको क्या मिलती है, स्टेबिलिटी। सो यहां पे देखते हैं D4 में कितनी एक्सचेंजेस पॉसिबल थी। ये इसके साथ हो जाता है 1, इसके साथ भी एक्सचेंज हो सकता है 2, इसके साथ भी हो सकता था 3 एक्सचेंजेस ये हुई। सेकेंड इलेक्ट्रॉन थर्ड के साथ, सेकेंड इलेक्ट्रॉन फोर्थ के साथ 2 एक्सचेंजेस ये हुई, और थर्ड इलेक्ट्रॉन फोर्थ के साथ 1 एक्सचेंज ये हुई। 3 + 2 5 टोटल एक्सचेंजेस हुई 6 टाइम्स इनको। अगर D4 कॉन्फ़िगरेशन है तो उसमें 6 एक्सचेंजेस पॉसिबल थी इलेक्ट्रॉन्स की, तो 6 टाइम्स इसने एनर्जी लोअर डाउन की। लेकिन यदि D5 कॉन्फ़िगरेशन होती तब देखते हैं 1 2 3 4 5 1 2 3 4 4 ये हुई, 1 2 3 + 3, फिर ये थर्ड वाला इलेक्ट्रॉन फोर्थ में गया, फिर फिफ्थ में गया +2, फोर्थ वाला फिफ्थ में गया +1, फोर्थ +3 दैट इज 7 + 2 9 + 1 दैट इज 10। अगर D4 कॉन्फ़िगरेशन रहती है तो एक्सचेंज एनर्जी 6 टाइम रिलीज होती है। अगर D5 होती है तो एक्सचेंज 10 टाइम्स होता है, यानी कि D5 कॉन्फ़िगरेशन में एक्सचेंज एनर्जी बहुत हाई है, मतलब स्टेबिलिटी गेन करने के चांसेस D5 में बहुत ज्यादा हैं D4 की अपेक्षा। इसलिए D5 कॉन्फ़िगरेशन जो है वो D4 से एक्सचेंज एनर्जी के हिसाब से भी ज्यादा स्टेबल है। सो सिमेट्री और ये D5 की स्टेबिलिटी के कारण क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन आप याद रखेंगे, आर्गन 3D5 4s1 है, न कि आर्गन 3D4 4s2। ऐसा नहीं है, ऐसा है। इसमें सिमेट्री भी ज्यादा है और एक्सचेंज के कारण गेन की गई स्टेबिलिटी भी ज्यादा है। सो इसी तरह से अब आपको काम है कि कॉपर जिसका एटॉमिक नंबर 30 है उसकी कॉन्फ़िगरेशन भी आप ट्राई करेंगे, उसमें भी यही फैक्टर्स रहेंगे। कॉन्फ़िगरेशन जो है एक्सपेक्टेड नहीं आती है, कॉपर की मैं बता ही देती हूं आपको, वो आएगी आर्गन 3D10 4s1। हम एक्सपेक्ट कर रहे होंगे 3D9 4s2। तो वेरिएशंस का कारण या एक्सेप्शनल बिहेवियर का कारण वही सेम है जो क्रोमियम में था।